हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसएससी क्लासेस में। आज हम लोग 1830 की फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। 1830 की फ्रांस की क्रांति की 1830 की फ्रांस की क्रांति थी क्या? तो सबसे पहले स्टोरी सुनते हैं कि क्या थी 1830 की फ्रांस की क्रांति। तो 1830 की फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था चार्ल्स दसम। कौन थे? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ये निरंकुश तानाशाही प्रतिक्रियावादी शासक थे। ये लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को पनपने ही नहीं दे रहे थे, यानी कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगने ही नहीं दे रहे थे। जो ही देख रहे थे कि हाँ, दो तीन आदमी मिलकर अपने देश के प्रति सोच रहा है, किसी ना किसी तरीका से वो उसको नष्ट करवा ही देते थे। तो चार्ल्स दसम ये एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक थे। ये राष्ट्रीयता की भावना को जगने नहीं दे रहे थे। इसके लिए इन्होंने अपना प्रधानमंत्री पॉलीगनेट को नियुक्त किया था। किनको नियुक्त किया था? पॉलीगनेक। पॉलीगनेक इससे भी बड़ा प्रतिक्रियावादी शासक था तो प्रधानमंत्री, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रूर था। ये आप लोग देखते होंगे आस पड़ोस में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उसके जो असिस्टेंट होते हैं, अधिकारी से ज्यादा असिस्टेंट उड़ते हैं, तो वही बात यहाँ था। चार्ल्स दसम थोड़ा कम उड़ते थे, उससे भी ज्यादा पॉलीगनेक उड़ते थे, क्योंकि ये कौन थे? वहां के प्रधानमंत्री। तो ये पॉलीगनेक जो थे, यहाँ हमारे सॉरी या फ्रांस में पहले से कुछ विधि व्यवस्था चल रही थी, जिसके कारण से लोगों में समानता का अधिकार था, चुनाव चुनाव में वोट करने का अधिकार था, प्रेस को अधिकार था। लेकिन पॉलीगनेक जो थे ये उच्च वर्ग को एक साथ मिलाकर काम करना चाहते थे। ये सिर्फ चाहते थे कि उच्च वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ रहे। किस वर्ग का? उच्च वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ रहे। उच्च वर्ग के व्यक्ति के साथ ये मिलकर सभी काम को करना चाहते थे, मीन्स अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये उच्च वर्ग को इसलिए सम्मिलित करना चाहते थे ताकि पॉलीगनेक के विरोध में कोई बोले नहीं। हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े आदमी से ही सब कोई डरते हैं, गरीब से कौन डरेगा भला? उसके पास रुपया ना पैसा। तो पॉलीगनेक जो थे ये भी अच्छा पॉलिसी लगाए और उच्च वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ कर लिए, क्योंकि विरोध करता उच्च वर्ग का व्यक्ति, इसके पास रुपया पैसा है, अतः धन है, इसके खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना बोलेगा। तो वैसे ही था, पॉलीगनेक उच्च वर्ग को एक साथ कर लिया कि अब चुनाव का अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग को ही रहेगा। तो जो उस समय के उदारवादी व्यक्ति थे, जो उस समय के उदारवादी व्यक्ति थे, ये उदारवादी व्यक्ति के द्वारा इसका विरोध किया गया कि उच्च वर्ग को एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता है। उदारवादी व्यक्ति कौन होते हैं? तो जो अपने देश के प्रति सोचते हैं, जो अपने समाज के प्रति सोचते हैं, वैसे व्यक्ति होते हैं उदारवादी व्यक्ति। तो उदारवादी व्यक्ति जो थे, इनका विरोध करना शुरू कर दिया कि पॉलीगनेक जो है ये उच्च वर्ग के व्यक्ति को सिर्फ साथ लेकर चलना चाहते थे। तो इनके विरोध में, जो उदारवादी व्यक्ति विरोध किए थे, उनके विरोध में चार्ल्स दसम जो थे शासक, ये भी 4 अध्यादेश ला दिए थे। क्या ला दिए थे? 4 अध्यादेश, मीन्स 4 कानून ला दिए थे। अध्यादेश, 4 कानून। 4 कानून कब लाए थे? 25 जून 1830 ईस्वी में। कब लाए थे? 25 जून 1830 ईस्वी में। जिसमें पहला था प्रेस पर प्रतिबंध। प्रेस पर प्रतिबंध, यानी कि 4 जो कानून आया था उसमें से सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया कि अब प्रेस में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। दूसरा, संसद को भंग किया गया। संसद भंग, संसदीय विधि व्यवस्था जो पहले से चल रही थी उसको खत्म कर दिया गया। तीसरा, मतों का अधिकार। वोट का अधिकार जो था वो सिर्फ उच्च वर्ग के व्यक्तियों के हाथ में चल गया था और कोई व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था। और चौथा था चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव। चुनाव प्रक्रिया बदल दिया गया कि अब उच्च वर्ग का व्यक्ति ही सिर्फ वोट कर सकता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव में सम्मिलित हो सकता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति सिर्फ टैक्स दो और कुछ नहीं करो। तो ये सभी विधि व्यवस्था से तंग आकर उदारवादी व्यक्तियों ने जनता के साथ मिलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। किसका विरोध? चारों अध्यादेश का विरोध करना शुरू कर दिया। जो पॉलीगनेक जो विधि व्यवस्था बनाई थी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गए। गृह युद्ध आरंभ होना मतलब होता है अपने देश में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, अपने देश में ही क्रांति शुरू हो गई। अपने देश में क्रांति शुरू हो गई 28 जून 1830 को। यही क्रांति कहलाती है जुलाई 1830 की क्रांति। यही क्रांति कहलाती है जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति। इस क्रांति के बाद
चार्ल्स दसम जो थे ये गद्दी त्याग दिए थे और यहाँ से पलायन कर गए थे। कहाँ पलायन किए थे? इंग्लैंड। पलायन करना होता है मीन्स भागना, पलायन करना मीन्स भागना। ये चार्ल्स दसम यहाँ से पलायन कर गए। इसके बाद चार्ल्स दसम के बाद यहाँ पर बुर्बो वंश का शासन खत्म हो गया। ये 1830 की क्रांति के समय जो शासक थे चार्ल्स दसम, ये भी किस वर्ग के थे? बुर्बो वंश के शासक थे। परंतु इस क्रांति के बाद जब ये यहाँ से गद्दी त्याग कर भागे, उसके बाद बुर्बो वंश का शासक खत्म हो गया। 1830 की क्रांति के बाद यहाँ के शासक बने लुई फिलिप। कौन बने? लुई फिलिप। ये आर्लियंस वर्ग के शासक थे। किस वंश के? आर्लियंस वंश के शासक थे। चार्ल्स दसम के बाद लुई फिलिप यहाँ के शासक बने थे। तो यही सब पूरा था 1830 की क्रांति। इसका कुछ प्रभाव भी पड़ा था। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रभाव क्या है। अब हम लोग देखेंगे 1830 की क्रांति का प्रभाव। क्या देखेंगे 1830 की क्रांति का प्रभाव? तो सबसे पहला है राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन क्या हो गया? 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दसम का सत्ता खत्म हो गया। चार्ल्स दसम का सत्ता खत्म हो गया मीन्स बुर्बो राजवंश का शासन यहाँ पर खत्म हो गया। आया कौन? आर्लियंस वंश का शासक लुई फिलिप। आर्लियंस वंश का शासक लुई फिलिप। ये पहला प्रभाव था 1830 की क्रांति का। दूसरा, लोकतंत्र की ओर बढ़ावा। लुई फिलिप जो आया था ये संवैधानिक राजा बना था और संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था। संवैधानिक राजतंत्र 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र चलने लगा। मीन्स राजा तो है परंतु उसका भी क्या है? अपना संविधान है। लोगों का अधिकार बढ़ने लगा था, लोग अपनी मांग रखने लगे थे। तीसरा है यूरोप में क्रांति की लहर। संपूर्ण यूरोप में फ्रांस की क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रीयता के प्रति जागरूकता आई और लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए। बेल्जियम बेल्जियम जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये सभी जगह लोग जागरूक हो गए और यहाँ सभी बेल्जियम, जर्मनी, इटली, पोलैंड में भी क्रांति शुरू हो गई। और ये सभी का कारण कौन था? 1830 की क्रांति। उसके बाद है राजनीतिक जागरूकता। क्या है? राजनीतिक जागरूकता। 1830 की क्रांति के बाद मध्यम वर्ग में, श्रमिक वर्ग में, मध्यम वर्ग मतलब जो उसमें ना ही उच्च वर्ग के थे ना ही निम्न वर्ग के, बीच में थे और मध्यम वर्ग ही सबसे शिक्षित व्यक्ति भी हुआ करते थे। और दूसरा श्रमिक वर्ग जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, जो श्रम करके मीन्स लेबर है, वो अपनी विधि व्यवस्था चला रहे हैं। तो राजनीतिक जागरूकता में मीन्स राजनीति में अब अपना दिलचस्प लेने लगे कौन? मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों का रुचि अब किधर जाने लगा? राजनीतिक क्षेत्र में जाने लगा। तो इससे भी कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज गया लोगों के बीच। तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता, सॉरी पांचवा है प्रेस की स्वतंत्रता। 1830 की क्रांति के बाद यहाँ पर प्रेस को स्वतंत्र कर दिया गया। अब विचार का प्रसार होना शुरू हो गया। विचार का क्या होने लगा? प्रसार होने लगा। विचार का प्रसार होने लगा। पहले यहाँ पर प्रतिबंध था प्रेस पर, लेकिन अब प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो ये थी हमारे 1830 की क्रांति के प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे 1848 की क्रांति। 1848 की फ्रांस की क्रांति। 1848 की फ्रांस 1848 की फ्रांस के क्रांति के समय, फ्रांस के क्रांति के समय यहाँ के शासक थे लुई फिलिप। कौन थे? लुई फिलिप। ये आर्लियंस वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? आर्लियंस वंश के शासक थे लुई फिलिप। ये उदारवादी शासक थे। कैसे शासक थे? उदारवादी, उदारवादी। ये लोगों का भला करना चाहते थे, ये संवैधानिक रूप से चलना भी चाहते थे, परंतु ये एक महत्वाकांक्षी शासक थे। महत्वाकांक्षी क्या होता है? महत्वाकांक्षी शासक थे। ये अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। जो इसके विरोध में आया है उसको खुश कर दो ताकि कोई विरोध ना करे। तो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए इन्होंने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय योजना लाई थी। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति।
1848 की क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे लुई फिलिप, जो एक उदारवादी शासक थे, परंतु ये एक महत्वाकांक्षी शासक भी थे। जो इनके विरोध में बोलता था, उनको किसी न किसी तरह से खुश करना था इनको। तो सभी विरोधियों को खुश करने के लिए इन्होंने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किए थे, मीन्स स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति बनाए थे। और इसके साथ 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किए। किसको नियुक्त किए? गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किए। ये भी इससे ज्यादा कट्टरवादी शासक था, प्रतिक्रियावादी शासक था। ये निम्न वर्ग को देखना नहीं चाहता था, निम्न वर्ग को एक साथ लेकर चलना नहीं चाहता था, और लोगों में एकता रहे, लोगों में बंधुता की भावना रहे, समानता की भावना रहे, ये इनको पसंद ही नहीं आता था। इसके मतलब ये हमेशा उसका विरोध ही करते थे। तो गीजो जो 1840 ईस्वी में बना था इनका प्रधानमंत्री, ये भी पूंजीवादी वर्ग वाले व्यक्ति को, पूंजीवादी वर्ग को, जो अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास रुपया कम है, वो फ्रांस में बहुत, सॉरी, जिनके पास रुपया अधिक है, वो फ्रांस में बहुत कम मात्रा में थे, अल्पमत जनसंख्या वाले व्यक्ति थे। परंतु गीजो फिर भी इनको साथ लेकर चलना चाहता था, ताकि उच्च वर्ग के सभी व्यक्ति हमारे साथ रहे, ज्यादा रुपया पैसा वाला व्यक्ति इसके साथ रहे। तो पूंजीवादी व्यवस्था को ये बढ़ावा देने लगे थे कौन? गीजो। तब वहां के सुधारवादी व्यक्तियों ने विरोध करना शुरू किए, और 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को गीजो के द्वारा जो भी विधि व्यवस्था चलाई जा रही थी, लुई फिलिप के द्वारा जो भी विधि व्यवस्था चलाई जा रही थी, सबका विरोध किए थे। क्योंकि इनके शासन काल में बहुत ज्यादा भुखमरी की समस्या बढ़ गई थी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई थी, किन्हीं को रोजगार ही नहीं मिल पा रहा था, और ढंग से खाना पीना नहीं मिल रहा था। जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे और उच्च वर्ग के व्यक्ति को अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। ये होता है ना, उच्च वर्ग के व्यक्ति को 56 भोग मिल रहा है, और निम्न वर्ग के व्यक्ति को एक भी प्रकार का दाल रोटी भी मतलब नसीब में नहीं है। तो वैसा विधि व्यवस्था आ गई थी कहाँ? फ्रांस में। तो लुई फिलिप और गीजो के खिलाफ लोग प्रदर्शन करना शुरू किए, और सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को इसका विरोध किए थे, और विशाल भोज का आयोजन किए थे। विशाल भोज का आयोजन किए थे। भोज का आयोजन क्यों किए थे? ताकि जो भूखा व्यक्ति है वो कुछ कुछ खा सके, और फिर अपना आंदोलन शुरुआत कर सके। तो 22 फरवरी 1848 को किसके नेतृत्व में हुआ था? थियर्स, ये एक व्यक्ति थे, इनके साथ मिलकर, यानी कि थियर्स के साथ मिलकर इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंततः 24 फरवरी 1848 ईस्वी को, 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप को फ्रांस की गद्दी त्यागनी पड़ी, और ये गद्दी त्याग कर वहां से वापस इंग्लैंड भागे। कहाँ भाग गए? इंग्लैंड भागे। बार बार सब इंग्लैंड ही भाग रहा था। कहाँ भाग रहा था? इंग्लैंड। ये जब इंग्लैंड भाग भाग गए थे, फिर वहां पर 1848 ईस्वी के बाद वहां पर गणतंत्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ। कहाँ? फ्रांस में गणतंत्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ। गणतंत्रवादी विचारधारा विचारधारा का जन्म हुआ। लोगों को अधिकार मिला। कैसा अधिकार मिला? समानता का अधिकार मिला। लोगों को मत का अधिकार मिला। 21 वर्ष से अधिक जितने भी युवा होंगे, मीन्स जितने भी पुरुष होंगे, वो सभी पुरुष को मत का अधिकार मिल गया था। गणतंत्रवादी विचारधारा उत्पन्न होने लगी थी, और गणतंत्रवादी के नेता थे, गणतंत्रवादी और सुधारवादी दोनों आया था। सुधारवादी, गणतंत्रवादी विचारधारा के नेता थे लामार्टिन। कौन थे? लामार्टिन। और सुधारवादी के नेता थे लुई ब्लॉ। सुधारवादी के नेता थे लुई ब्लॉ। दोनों के बीच में कुछ वर्षों बाद मतभेद शुरू हो गई। फिर से यहाँ पर अलग विधि व्यवस्था कायम हो गई। परंतु ये सभी स्थिति को देखते हुए ना सिर्फ फ्रांस की बागडोर इधर उधर हुई, पूरा यूरोप में जितने भी देश में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, प्रसा, पोलैंड, इंग्लैंड, जहां जहां ये सभी विधि व्यवस्था थी, सभी जगह इनका विरोध करना शुरू, सभी जगह लोगों में जागरूकता उत्पन्न होने लगी। और 1848 की क्रांति जो थी, ये संपूर्ण यूरोप को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इसके बाद बहुत से लोगों में समानता की भावना आने लगी थी। बहुत से लोग अपने अपने राष्ट्र में जो भी विधि व्यवस्था चल रही थी उसका विरोध करने लगे। ये दोनों क्रांति से, 1848 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1789 की क्रांति, ये सभी क्रांति से देखकर ये लग रहा है कि फ्रांस में कुछ हो रहा है,
फ्रांस में कुछ हो रहा है और हालत खराब सबका हो रहा है। फ्रांस में कुछ हो रहा है, प्रभाव पूरा पर हो रहा है। तो मेटरनिक जो थे, मेटरनिक ये बोले थे कि अगर फ्रांस छींकता है, अगर फ्रांस छींकता है तो सर्दी सर्दी जुकाम जो होता है पूरा यूरोप को धर लेता है। यदि फ्रांस छींकता है तो सर्दी जुकाम पूरा यूरोप को धर लेता है। इसका मतलब यह है कि यदि फ्रांस में कुछ हो रहा है तो उसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ रहा है। इसीलिए मेटरनिक बोले थे। इनका कथन ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। कथन, कथन फ्रांस छींकता है, फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को, संपूर्ण यूरोप को सर्दी हो जाती है, सर्दी हो जाती है। तो आज हम लोग 1830 1848 की क्रांति को पढ़े थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए।